हमें प्री मेचर डिलीवरी करनी होगी। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो माँ और बच्चे को बचाने के लिए हमें ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। पर अभी तो 7वां महीना चल रहा है ना। हाँ, कुछ केसेस में 7 मंथ्स में भी डिलीवरी हो जाती है। आप प्लीज हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। जी मैं कर देता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, रेखा कहाँ गई? वो यही थी ना। यही थी तो कहाँ चली गई वो भी ऐसी हालत में? एक 7 महीने की गर्भवती महिला की तबीयत खराब होने पर उसके ससुराल वाले उसे अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद यह आशंका जताई कि उस महिला की डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती थी। तो फिर ऐसे में वो महिला गायब कहाँ हो गई? क्या था उसके गायब होने का राज? कौन थी वो महिला और क्या था उसका अतीत? ये जानने के लिए देखते हैं बीते वक्त की कुछ घटनाएं। साल भर हो गया तुम्हें विदा करके। रोज मन करता है तुम्हें दिन में एक बार पल भर देख लूं। हमें अच्छी तरह से याद है बाबूजी, आप हमेशा कहा करते थे कि अगर उठने के बाद सुबह अगर आप हमारा चेहरा देख लेते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, वो भी क्या दिन थे जब से तुम्हारे ससुर के साथ पार्टनरशिप टूटी। मेरा तो हाथ ही तंग हो गया। लेकिन हाँ, एक प्लॉट की डील होनी है, तुम देखना। बाबूजी, हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। नहीं, तुम घर में अकेली हो, इस हालत में तो तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए ना। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। देवर जी है ना, अपने कमरे में सो रहे हैं और माँ जी भी मंदिर ही गई है, आ जाएंगी थोड़ी देर में। अच्छा, तुम्हारा देवर घर में है? क्या हुआ बाबूजी, कोई परेशानी है? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। बहू, बहू। नमस्ते संदन जी। नमस्ते। जी, रेखा का कोई भाई नहीं है तो बीच का सामान हम खुद ही लेके आ गए। आप बिटिया के घर का पानी तक नहीं पीते, वरना आपको चाय नाश्ता करवा के ही भेजते। आपके प्रेम भाव को हम भली भांति जानते हैं। अब आज्ञा दीजिए। ठीक है, नमस्ते। बेटी, चलते हैं, अपना ध्यान रखना। कपड़े, लत्ते, मिठाई, फल सब कुछ तो दे गया है तेरा बाप, लेकिन शगुन की नकदी। माँ जी, वो बाबूजी ने दिए थे 501 रुपए, हमने अंदर रख दिए। हेलो बिटिया, शाम को तेरे बाबूजी वहाँ आए थे का? नहीं माँ, तीज का सामान देने के बाद तो नहीं आए। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बिटिया, फिक्र हो रही थी तेरे बाबूजी की। 11 बजे अब तक घर नहीं आए। तुमने उनके मोबाइल पर फोन किया? किया बिटिया, पर लग नहीं रहा है। अच्छा तू चिंता मत कर, आ जाएंगे। हो सकता है कहीं काम में फंस गए होंगे। कोई उनकी खबर मिले तो मुझे बता देना। अच्छा, रखती हूँ, अपना ख्याल रखना बिटिया। छोड़ दीजिए हमें। विधवा सुधर जा। विधवा तेरा ये शौक है ना, हम सबको मरवाएगा, कि समझा? पापा जी, हमारा तो मन करता है कि कूट कूट के इसका चटनी बना दे। बस बस, चटनी बनाएगा तू और चटकारे लेगी तेरी ये बीवी। और क्या ये तमाशा देखकर मजा आ रहा है तुझे? चल
समझा इसको पहले। बस बहुत हो गई डांट फटकार, तुम सब जाओ अंदर, मैं खुद संभालूंगी अपने बिटवा को। उठ जा, चल उठ जा बेटा, आजा। सुनिए, थोड़ी देर पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी बाबूजी अभी तक घर नहीं आए हैं। अरे ये प्रॉपर्टी का धंधा करने वालों का यही हाल। अपने छोटू को ही देख, तुम्हारे बाबूजी भी कहीं यार दोस्तों में बैठे पी रहे हो। मुझे माँ के घर ले चलिए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इस वक्त और ऐसी हालत में घर में बवाल मच जाएगा। हम कल सुबह कुछ करते हैं, ठीक है? बहू, आज तीज है, सारी तैयारियां हो चुकी ना? हाँ, तुम रो मत, बाबूजी बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। बहू, अच्छा मैं रखती हूँ। किसके साथ फुसफुसा रही है? माँ जी, वो बाबूजी कल रात से लापता है। आओ गुड्डू। हमें पता था तुम अब भी परेशान होगी, इसीलिए अपने साथ तुम्हारे बाबूजी के प्यून को लेकर आए। गुड्डू, तुमने जो जो बात हमको बताई थी वो सबको बताओ। सेठ जी कल शाम को सरिता जी के साथ कहीं बाहर गए थे। ये तो वही लड़की है ना जो बाबूजी का अकाउंट संभालती है? जी, वही सरिता जी हैं। तो अब वो कहाँ है? कल से उनका कुछ पता नहीं है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। भाई हमारे समधी जी कुंवारी लड़की के साथ कल से गायब है। वाह। बुढ़ापे में जवानी का शौक चढ़ रहा है आपके बाबूजी को। बाबूजी भला उस लड़की के साथ क्यों जाएंगे? ये तो तू खुद ही सोच, रात में एक जवान लड़की के साथ कीर्तन करने तो नहीं जाएंगे। ये सब गलत है, आप सब लोग हमारे बाबूजी को। अरे रेखा, तुम्हारे बाबूजी भी तो आखिर एक मर्द है ना, और फिर हमने खुद देखा है उस सरिता को, काफी खूबसूरत है, किसी का भी मन फिसल सकता है। अपने पिता के चरित्र पर इतना घिनौना इल्जाम लगने से रेखा बेहद दुखी थी। साथ ही ये सोचकर परेशान थी कि उसके पिता इस वक्त थे कहां। रेखा के पिता के बारे में उसका पति मुकेश जो अंदाजा लगा रहा था, क्या वाकई वो सही था, या फिर रेखा के पिता किसी बड़ी मुसीबत में थे। रेखा ये मानने को कतई तैयार नहीं थी कि उसके पिता का किसी लड़की के साथ नाजायज संबंध हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो सच सामने आ रहा था, उसकी वजह से रेखा को अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था। 24 घंटों से ज्यादा बीत चुके थे और ना तो रेखा के पिता घर वापस आए थे, ना ही उनकी कोई खबर मिली थी। आखिर वो थे तो थे कहां? हेलो जी, हम रेखा की माँ बोल रहे हैं। एक बार रेखा से बात करवा दीजिए हमारी। अब क्या बात करेंगी उससे? और वैसे भी समधी जी की करतूतों की वजह से पहले ही रो रो के उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। और आपको आग में घी डालने में मजा आता है क्या समधन जी? देखिए, हमें आपकी बेटी की नहीं, पर उसकी कोख में जो हमारा बच्चा पल रहा है ना, उसकी फिक्र है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। दोबारा आप यहाँ फोन मत कीजिएगा। हेलो माँ, हम रेखा बोल रहे हैं। हाँ, बिटिया बोलो। बाबूजी की कोई खबर मिली? ना बिटिया, लेकिन हमने पुलिस में रपट लिखवा दी है। अच्छा, तुम एक काम करो, हमें जल्दी से गुड्डू का नंबर दो। हाँ हाँ, अभी देते, लिख लेना बेटा। 8 8
ठीक है माँ, हम रखते हैं अभी। हाँ। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे फोन तुमने किया है, तुम्हें बताओ किससे बात करनी है? जी अभी 1 मिनट पहले आपके नंबर से मेरे मोबाइल पे फोन आया था जी। 2 मिनट से तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, फोन तो किसी ने किया नहीं। बेवकूफ कहीं का। हेलो। हेलो गुड्डू, हम रेखा बोल रहे हैं। नमस्ते जीजी। आप हमें इस वक्त। तो वो सब छोड़ो, हमें जल्दी से सरिता का एड्रेस दो। सरिता जी, हाँ जीजी लिखिए। हाँ 304/5। 304/5। हाँ जी। गुड्डू जल्दी बोलो। आनंद का विहार। हाँ आनंद विहार। कौन सा विहार? आनंद विहार जीजी। आनंद। जीजी वसंत उद्यान के पास। कौन सा उद्यान? वसंत उद्यान जीजी। वसंत उद्यान। आगे क्लियर बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीजी नमस्ता। हाँ मर गई ये रेखा, दरवाजा खोलती नहीं है। नमस्ता। जी 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 नमस्ता। अच्छा ठीक है, आज के बाद यहाँ पर कभी फोन मत करना, ठीक है? जी जी जी। अरे रेखा, कब से बेल बजा रहे हैं? दरवाजा तो खोलो। हाँ अभी खोलते हैं। कौन था फोन पर? वो हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, इस महीने के चेकअप का समय हो गया इसलिए। बैठो। हमें रेखा के कुछ और टेस्ट करवाने पड़ेंगे। कितना टाइम लगेगा? तकरीबन घंटा भर। अच्छा रेखा, तुम टेस्ट करवा के रिक्शा पकड़ के घर चली जाना। हमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कुछ काम है, जाके आते हैं। रिक्शा। आनंद विहार। अरे अरे भैया रोकिए, बस 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 भैया यहीं पर रोकिए। ये लीजिए।
304/5। माँ जी, वो आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो बेटा। आप ये लड़की सरिता को जानते हैं क्या? हाँ जानती हूँ मैं उसे। बता सकते हैं वो कहाँ गई है? अभी तो नहीं है घर पर। बेटा वो मुझे पता नहीं, यहाँ तो 2 दिन से ताला लगा है। उसका कोई रिश्तेदार जो उसके बारे में बता सकता हो? हाँ, एक 60-65 साल का आदमी उसके घर आता जाता रहता था। उसी के पास तो वो काम करती थी। लोग कहते हैं उसका कोई चक्कर चल रहा है इस लड़की से। और हाँ, यहाँ पास में ही गुप्ता प्रॉपर्टी नाम की ऑफिस है उसकी, तुम वहां जाके पता करो, ठीक है? पापा जी चाय। गुप्ता प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ काम करने वाली एक युवती सरिता की लाश कल पुलिस को मिली। सेठ धनवंत गुप्ता कई दिनों से इस युवती के साथ गायब थे। हे भगवान, घोर कलयुग है। अब हमरे समधी जी का नाम है ना, अखबारों में बड़े अल्फाज में छप रहा है। वाह, बहुत तरक्की कर रहे हैं भाभी के बाबूजी। हेलो, किसका फोन था? इनकी माताजी का। थाने में बैठी हैं। दरोगा जी हमें भी बुला रहे हैं। हम भी चलेंगे साथ। बस चुप कर। 7 महीने का पेट लेकर थाने में जाएगी क्या? बैठी रही चुपचाप यहाँ पर। इस लड़की की लाश को देख कैसा लगता है कि इसके साथ जोर जबरदस्ती की गई है। दरोगा जी, मेरे ससुर जी के बारे में कुछ खबर मिली आपको? उनकी तलाश तो हमें भी है। बलात्कार की कोशिश और हत्या का काम किसी और का नहीं, उन्हीं का लगता है। अरे सुना, का गुल खिला रहे हैं तुम्हारे बाबूजी। हम तो समझे थे कि वो शरीफ, अरे लड़की को भगा के जी नहीं भरा उनका कि उसका कत्ल भी कर दी। हेलो माँ, हम बोल रहे हैं। माँ, ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि तेरे बाबूजी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। माँ, बाबूजी जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। हाँ बेटा, हम यही विश्वास लिए जी रहे हैं। पर तेरे बाबूजी का अब तक कुछ पता नहीं लग रहा। माँ, तुम दोनों माँ बेटी हमारे होने वाले बच्चे की दुश्मन काहे बन रही हो? समधन जी, अब बस, अब और कुछ नहीं सुनना है हमें। खबरदार, आज के बाद इस फोन को हाथ में लगाया तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, समझी?
हेलो, का जी, हम अभी पहुंचते हैं। कहाँ पहुँचना है बेटी? माँ, वो रेखा के बाबूजी पुलिस को रेखा के बाबूजी की लाश मिली। क्या? क्या बोल रहे हैं? बाबूजी की लाश कैसे मिल सकती है? रेखा, दरोगा जी का ही फोन था। पापा जी, हम वो क्या थे? हम भी साथ चलेंगे, हमें भी ले चलिए। धनवंत जी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर फार्म हाउस में पंखे से लटके हुए मिले। हमें पता चला है कि वो फार्म हाउस की डीलिंग भी कर रहे थे। हमें तो लगता है कि आत्महत्या का ही मामला है। हमारे बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते। आपको सुनकर शायद दुख हो, लेकिन उस लड़की के साथ आपके पिताजी ने जबरदस्ती की थी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। नहीं। दरोगा जी, इसका कोई सबूत मिला आपको वहाँ? जी, कमरा पूरा अस्त व्यस्त, वहाँ पर हाथापाई के प्रमाण भी मिले। सरिता की लाश जहाँ से मिली वो फार्म हाउस से कुछ ही दूरी पर। हमें लगता है कि धर्मन जी को ये लगा कि पुलिस को सरिता की लाश मिल गई, अब वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने डरकर आत्महत्या कर ली। जो होना था सो हो गया। शास्त्र बोलते हैं मरने के बाद किसी को उसकी बुराई के लिए कोसना ठीक नहीं। माँ, अब घर चलो। रेखा को कुछ दिन अपनी माँ के पास ही रहना होगा। समधन जी, अब समझदार हो। ज्यादा रोना पीटना बहू की सेहत के लिए अच्छा नहीं। ध्यान रखिएगा। चलते हैं। वक्त बार बार रेखा के यकीन का इम्तिहान ले रहा था, लेकिन रेखा ने अपने इस भरोसे को डिगने नहीं दिया कि उसके पिता निर्दोष हैं। और कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने उसके भरोसे की लाज रख ही ली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हो गया कि उसके पिता धनवंत गुप्ता ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि सरिता की ही तरह उनकी भी हत्या की गई थी। धनवंत गुप्ता जी ने खुदकुशी नहीं की थी, उनको किसी ने जान से मारकर उन्हें पंखे से लटका दिया था ताकि ये मामला खुदकुशी का लगे। आपको पता चला किसने किया है ऐसा? संभावनाएं कई हैं, लेकिन अभी पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कैसी संभावना है इंस्पेक्टर साहब? हो सकता है सरिता के किसी प्रेमी ने या हितैषी ने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें मार दिया हो, या फिर सरिता का कातिल और धनवंत जी का कातिल एक ही हो। कुछ भी हो सकता है। आपके बाबूजी ने तीज के एक दिन पहले आपको फोन किया था क्या? नहीं, वो तो खुद हमसे मिलकर गए थे। तो फिर आपके ससुराल के नंबर से उन्हें किसने फोन किया था? वो हमने किया था। वो हमारे घर आए थे और हमसे मुलाकात नहीं हुई थी, इसीलिए। ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमें कुछ भी पता चलता है तो आप लोगों को खबर करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं। ससुर जी तो खुद उस दिन रात में घर आए थे, फिर उन्होंने बाबूजी को फोन कब किया? माजी, माजी, आपका आटा। गुड्डू, हमें तुमसे कुछ पूछना था। पूछिए। तुम्हें कुछ पता चला कि उस दिन सरिता बाबूजी के साथ किस काम के लिए गई थी? जी कुछ पता तो नहीं चला, पर जब मैं नाश्ते के लिए बाहर जा रहा था
तो आपके देवर जी ऑफिस आए थे और जब हम वापस आए तो सरिता जी बहुत रो रही थी और सेठ जी उन्हें कुछ समझा रहे थे। पर वो तो नमस्ते रेखा, अब तुम्हें घर चलना चाहिए। माँ कह रही थी कि 7वें महीने में इस माहौल में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। देवर जी, हाँ भाभी बोलिए ना। कुछ पूछना था आपसे। जी पूछिए ना। तीज के एक दिन पहले आप बाबूजी के ऑफिस गए थे क्या? नहीं भाभी। अरे बहू, जरा हमारे कमरे से हमारा मोबाइल तो लाना। ला बेटा ला। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ तो ठीक है ना, कल मिल लेते हैं, कोई बात नहीं। जी हेलो बिटिया, अच्छा हुआ तूने ही फोन उठाया। गुड्डू तुमसे कुछ कहना चाहता है। हेलो जीजी, ऑफिस में जो लड़का चाय देने आता है ना, वो सुबह हमें बता रहा था कि उस दिन जब वो ऑफिस में चाय देने आया तो उसने आपके देवर को सरिता जी के साथ कुछ बदतमीजी करते हुए देखा और सरिता जी उन्हें बोल रही थी कि वो चले जाए वहां से। पहले गुड्डू ने देवर जी को ऑफिस आते हुए देखा, फिर चाय वाले का बताना कि देवर जी सरिता के साथ बदतमीजी कर रहे थे। इसके बाद जब गुड्डू वापस आता है तो देखता है कि सरिता रो रही है और बाबूजी उसे समझा रहे हैं। सरिता शांत हो जाओ प्लीज। मैं करता हूँ ना, मैं बात करता हूँ। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे। हाँ प्लीज फिक्र मत करो। और जब तीज का सामान देने बाबूजी घर आए थे तब भी वो बहुत परेशान लग रहे थे। फिर उसी दिन देवर जी का घर के नंबर से किसी से बात करना और कुछ हड़बड़ाहट में अचानक बाहर चले जाना और आधी रात को नशे में धुत देवर जी पर भड़कते हुए ससुर जी और इनका साथ लौटना। उसके बाद ससुर जी का पुलिस को ये कहना कि घर के टेलीफोन से बाबूजी को उन्होंने फोन किया था, जबकि ससुर जी तो उस दिन रात को घर लौटे थे और आज जब उन्हें किसी को फोन करना था तो उन्होंने अपना मोबाइल मांगा। अरे बहू, जरा हमारे कमरे से हमारा मोबाइल तो लाना। इन सब बातों से तो लग रहा है कि देवर जी
अरे तुम यहाँ क्या कर रही? हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसी हालत में ऐसे। चलो अंदर। हमें आपको कुछ बताना है। तीज के एक दिन पहले जब बाबूजी सामान देने आए थे, उस दिन वो बहुत ही परेशान लग रहे थे और उसी दिन देवर जी भी उनके ऑफिस गए थे। वहाँ उन्होंने सरिता की। अरे ये का दरोगागिरी शुरू कर दिए थे। चलो हमारी बात तो सुनिए जी, हमारी बात तो सुनिए। देखो रेखा, जो बोलना है सीधे सीधे बोलो, कहानी मत सुनाओ। हमें लगता है सरिता और बाबूजी की हत्या में देवर जी का हाथ है। भैया हम कहाँ जासूसी कर रही है हमें? चुप, दूर रहो तुम, हम बात कर रहे हैं ना इससे। अरे कहाँ दूर रहे भैया, लगे ना कनपट्टी के नीचे इसके। सरिता और बाबूजी को तुमने ही मारा है ना? हाँ, हमने मारा सरिता को। बहुत भाव बढ़ गए थे उसके, हाथ भी लगाओ तो बिल्ली की तरह झपट्टा मारती थी वो। बहुत हो गई आंख में चौड़ी, अब सब्र नहीं होता। आज हम तुमको अपने साथ लेके ही जाएंगे। चल। हमने कहा छोड़ो। हमने कहा चलो। उस बिल्लौती ने तुम्हारे बाबूजी से हमारी शिकायत कर दी। हेलो। हाँ बाबूजी। आपने हमारी बेटी समान सरिता के साथ बदतमीजी क्यों की? अरे बाबूजी वो, इसके पहले भी 2-3 बार आप ऐसी हरकत कर चुके हैं। अब बहुत हो चुका, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन? जी अब आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? अगर पुलिस में जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी, धंधे पर भी असर पड़ेगा। बाबूजी हाँ, हम कसम खाते हैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। माफी हमसे नहीं, सरिता से मांगनी होगी। हम तैयार हैं, हम सरिता जी से अभी आकर माफी मांगे। लेकिन मैं अभी नहीं मिल सकता। सरिता और हम फार्म हाउस की डील के लिए जा रहे हैं। तो ठीक है, हम शाम को ऑफिस में आकर आपसे मिलते हैं। और जब बाबूजी सरिता को लेकर फार्म हाउस में घुसे, काफी अच्छा। उसके बाद मैंने भैया को फोन किया। भैया हम बड़ी मुश्किल में फंस गए भैया हमको आपकी मदद चाहिए भैया। हाँ जल्दी आओ। भैया वहां पहुंचे पिताजी के साथ। भैया वो हमको कुछ समझ में नहीं आता भैया। क्या किया है तुम? क्या किया है तुम? तूने इसे मार डाला। देखिए आप शांत हो जाइए प्लीज। ये सोचिए कि मेरा बेटा बचेगा कैसे, प्लीज। पुलिस को फोन करना होगा। समझे नहीं? आपने हमारे बाबूजी की हत्या की, वो भी सिर्फ पैसों की खातिर, इस खूनी को बचाने के लिए। हाँ, भैया ने हमारे खातिर तुम्हारे बाबूजी को मार दिया। उसके बाद सरिता की लाश को लेकर बाहर फेंक दी। और फिर तुम्हारे बाबूजी की लाश को पंखे पे लटका दिया। खुद ही हमारे बाबूजी को मार दिया और उसके बाद फिर खुद ही उनके चरित्र पर उंगली उठाकर हमें सुनाते रहे। जिसको मरना था वो मर गया, अब क्या करें?
हम पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस के पास जाएगी? अरे अरे थोड़े दिनों में तू माँ बनने वाली है। क्या कहेगी अपने बच्चे से कि उसका बाप तेरे बाप को मारने के चक्कर में फांसी चढ़ गया? अरे चल 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 इधर आ, चल चल, अरे चल चल, अरे चल। जब तक डिलीवरी का टाइम नहीं हो जाता ये इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। चलिए। रेखा बेहद दुविधा में थी। उसके होने वाले बच्चे का पिता मुकेश खुद रेखा के पिता का हत्यारा था और रेखा इतनी मजबूर थी कि अपने इस दर्द, इस दुविधा को अपनी मां के साथ भी नहीं बांट सकती थी। लेकिन इस दर्द से कहीं ज्यादा असहनीय वो दर्द था जिसने उसकी मानसिक स्थिति में यह तूफान ला खड़ा किया था। क्या रेखा को आज अपने हर दर्द से छुटकारा मिल पाएगा या फिर वो इस सच के साथ वापस उन्हीं अंधेरों में चली जाएगी जहां उसे सांस तो मिलेगी लेकिन जिंदगी नहीं। बाबूजी के चरित्र पर लगे दाग को मिटाना है तो हमें यहाँ से निकलना होगा। फॉर्मेलिटी पूरा कर दी, चलिए चल के देखते हैं। हम दिख के आते हैं। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, रेखा कहाँ गई? वो यही थी ना? यही थी तो कहाँ चली गई वो भी ऐसी हालत में? इंस्पेक्टर साहब। अरे आप यहाँ ऐसी हालत में? प्लीज बैठो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। कहीं वो पुलिस के पास तो नहीं चली गई? ये क्या बोल रही हो माँ? जो अगर वो पुलिस के पास चली गई तो हम सब पकड़े जाए। तो चुप कर, ये सब कुछ तेरा ही किया धरा है। क्या जरूरत थी उसे सब कुछ सच बताने की? अब क्या करें? चलो यहां से। दरोगा जी, आप? जी हम ले चलो इन सबको। पर हमने क्या किया है? लेकिन हमारी बात तो सुन लीजिए। जो भी कहना है और सुनना है थाने चलकर ले चलो। माँ, ये सब हम अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए किए हैं ताकि वो बड़ा होकर अपने पिताजी के घर वालों जैसा ना बने। कानपुर सेशंस कोर्ट में रेखा के पति मुकेश गुप्ता पर पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 203 और रेखा के पिता की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत मुकदमा चला।
और आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुकेश के छोटे भाई साहिल पर भी आरोप तय हुआ कि उसने पहले सरिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर उसकी हत्या कर दी। उसे आईपीसी के सेक्शन 354 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रेखा के ससुर पर अपने बेटों के अपराध में उनका साथ देने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 और 203 के तहत मुकदमा चला और उन्हें 7 साल कैद की सजा हुई। इंसाफ के खातिर रेखा ने खुद अपनी और अपने बच्चे की जान तक को दांव पर लगा दी और आखिरकार अपने पिता और सरिता के हत्यारों को जेल भिजवाकर ही दम दिया। ये जीत सही मायनों में ऐसी जीत है जिस पर हम सबको फख्र होना चाहिए और ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम हर हाल में डटकर खड़े रहें तो फिर अन्याय पर जीत पाना असंभव नहीं है। और अगर एक 7 महीने की गर्भवती महिला इतना बड़ा काम कर सकती है तो फिर हम और आप क्यों नहीं? सावधान रहें, सतर्क रहें और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स। तो सावधान